हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। कल मैं इस वजह से वीडियो नहीं बना सका कि बहुत ज़्यादा मसरूफियत थी मेरी। मैंने रिसर्च प्रपोजल्स भी बनाने थे और इसके अलावा कुछ लैब का वर्क था, वो भी मैंने कंप्लीट करना था, तो जिस वजह से मैं वीडियो नहीं बना सका। अलबत्ता मैंने जो मेरा कोर्स वर्क था वो मैंने कल ही कंप्लीट कर लिया था। आज जस्ट मैंने रिवाइज़ किया है और अभी मैं उसको दोबारा से रिवाइज़ कर रहा हूँ ताकि बेहतर मुझे मेमोराइज़ हो सके। आज जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो ब्लड पैरासाइट्स की एक डिज़ीज़ है जिसका नेम है एनाप्लाज्मोसिस। एनाप्लाज्मोसिस जो ये डिज़ीज़ है, इसका सेकंड नेम है गाल सिकनेस, और ये टिपिकली रूमिनेट्स की डिज़ीज़ है जिसमें शीप, गोट, कैटल एंड बफलो इन्फेक्टेड होते हैं। जो काजेटिव एजेंट है एनाप्लाज्मोसिस का वो है एनाप्लाज्मा, और एनाप्लाज्मा की डिफरेंट स्पीशीज़ हैं जिसके जो मैं आपसे सिर्फ 2 ही शेयर करने वाला हूं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एनाप्लाज्मा मार्जिनेल एंड एनाप्लाज्मा सेंट्रेल। ये जो स्पीशीज़ हैं ये ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज़ के अंदर प्रेजेंट होती है और एनाप्लाज्मोसिस का सबब बनती हैं रूमिनेट्स के अंदर। इसके अलावा जो ट्रांसमिशन है इस एनाप्लाज्मा जो है ये एक बैक्टीरिया है। जो एनाप्लाज्मा की जो ट्रांसमिशन है वो थ्रू टिक्स होती है, टिक स्पीशीज़ जिसमें रेफिसिफेलस, डर्मा सेंटर, हाइलोमा, इक्सोडिस एंड अर्गस जो टिक्स हैं ये प्रोमिनेंट टिक्स हैं जो कि एनाप्लाज्मा स्पीशीज़ को ट्रांसमिट करते हैं रूमिनेट्स के अंदर। इसके अलावा एनाप्लाज्मा की जो ट्रांसमिशन है वो ट्रांसप्लेसेंटल भी होती है और ये टिपिकली सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर इसकी ट्रांसमिशन होती है अगर एनिमल में एक्यूट इन्फेक्शन है। इसके अलावा जो हेप्टर्स की बाइट्स की वजह से भी इसकी ट्रांसमिशन होती है, जो मैकेनिकल ट्रांसमिशन होती है। और सेकंड जो थर्ड इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो है थ्रू इन्फेक्टेड नीडल्स, कंटेमिनेटेड डिहॉर्निंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड अदर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। जो क्लिनिकल साइंस हैं एनाप्लाज्मोसिस के, उसके अंदर हमें एनीमिया नज़र आता है, एनिमल विल बी एनीमिक, इक्ट्रस, जॉन्डिस्ड, और इसके अलावा जो लॉस ऑफ इनकोऑर्डिनेशन, लॉस ऑफ इनएपिटेंस और फीवर में एक्सीड अप टू 106 डिग्री फ़ारेनहीट। एनाप्लाज्मोसिस की 3 क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हैं जिसमें पर एक्यूट, एक्यूट और क्रोनिक होती है। पर एक्यूट में तो एनिमल सुकम इमीडिएटली, एंड जो एक्यूट होती है वो भी काफ़ी सीवियर कंडीशन होती है, लेकिन जो क्रोनिक होती है वो उसमें एनिमल बिकम स्लोली एनीमिक। इसके अलावा जो डायग्नोसिस है एनाप्लाज्मोसिस की, उसमें हम लोग ब्लड स्मीयर बना सकते हैं, थिक ब्लड स्मीयर बना सकते हैं और थिन ब्लड स्मीयर बना सकते हैं, जिसके अंदर हम लोग जो है डायरेक्टली माइक्रोस्कोप के अंदर हम लोग विजुलाइज़ करते हैं एनाप्लाज्मा स्पीशीज़ को। जो थिक ब्लड स्मीयर बनाने का मेथड है, प्रोसीजर है, उसमें ये होता है कि हम लोग एनिमल से ब्लड विड्रा करते हैं, उसके क्लीन स्लाइड के ऊपर सेंटर के अंदर एक ड्रॉप उसका पोर करते हैं और एक सेकंड स्लाइड के साथ जो वो ड्रॉप होता है उसको हम लोग सर्कुलर स्प्रेड करते हैं। तो इसके बाद सर्कुलर स्प्रेड करने के बाद उसके ऊपर कवर स्लिप लगानी है और उसको हमने ऑब्ज़र्व करना है माइक्रोस्कोप के अंडर। जो थिन ब्लड स्मीयर होता है उसमें हम लोग एक क्लीन स्लाइड लेते हैं, उसके मार्जिन के ऊपर हम लोग एक ब्लड ड्रॉप पोर करते हैं और एक सेकंड स्लाइड के साथ जो कि टिल्टेड होती है एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री, उसके साथ फिर हम लोग उसको स्विफ्टली हम लोग स्लाइड्स करते हैं, जिससे जो है हमारा थिन ब्लड स्मीयर बन जाता है। हम लोग ऑब्ज़र्व क्या करते हैं, ये जो स्लाइड्स होती है फिर उसके बाद हमने ना इनको जिम्सा स्टेनिंग भी करनी होती है। हम लोगों ने इसमें ऑब्ज़र्व क्या करना होता है, जो कि RBCs हैं उसके अंदर ना हमें ब्लू पर्पल कलर की डेंस इंक्लूजन बॉडीज़ नज़र आती हैं, और ये जो इंक्लूजन बॉडीज़ होती हैं ये एनाप्लाज्मा की इंक्लूजन बॉडीज़ होती है। अगर तो एनाप्लाज्मा मार्जिनेल है तो वो RBCs के मार्जिन के ऊपर प्रेजेंट होगा, और अगर सेंट्रेल स्पीशीज़ है तो वो RBCs के सेंटर के अंदर प्रेजेंट होगा। नॉर्मली अगर एक्यूट इन्फेक्शन है तो उसके अंदर 10 से 30% जो RBCs होती हैं वो इन्फेक्टेड होती हैं और इट में एक्सीड अप टू 65%। जो RBCs जो ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती हैं इनकी एक्स्ट्रा सेलुलर डिस्ट्रक्शंस होती हैं
जिसकी वजह से जो एनिमल बिकम इक्ट्रस और जॉन्डिस्ड। इसके अलावा जो लीजन्स हैं वो हमें वही वैसे ही लीजन्स हमें देखने को मिलते हैं जैसे कि एक एनीमिक एनिमल्स में होते हैं। जो एनिमल की मेम्ब्रेन्स होंगी वो पेल हो जाएंगी और बिकम येलो इन कलर। जो यूरिन होगी वो भी येलो कलर की होगी, लेकिन ये बेबीसियोसिस से डिफरेंट होगी। बेबीसियोसिस में हीमोग्लोबिन यूरिया होता है, लेकिन एनाप्लाज्मोसिस में हीमोग्लोबिन यूरिया नहीं होता। इसके अलावा जो लीवर होगा वो मोटेल्ड होगा और येलो ऑरेंज इन कलर होगा। जो स्प्लीन होगी वो इनलार्ज्ड होगी और सॉफ्ट होगी और उसके अंदर प्रोमिनेंट फॉलिकल्स हमें नज़र आएंगे। गाल ब्लैडर जो होता है वो डिस्टेंडेड होता है एंड फिल्ड विद थिक ब्राउन कलर्ड बाइल। पल्मोनरी एडिमा और एक्यूमोटिक हेमरेजेस हमें मिलती है। जो हमें एक्यूमोटिक हेमरेजेस मिलती हैं वो पेरिकार्डियम के अंदर और एंडोकार्डियम के अंदर हमें हेमरेजेस सीन होती हैं। जो इसकी ट्रीटमेंट करंटली जो ट्रीटमेंट के लिए जो ड्रग्स यूज़ होती हैं वो दो यूज़ होती हैं, जिसमें टेट्रासाइक्लिन और एमिडोकार्ब जो हैं ये इनका यूज़ होता है। टेट्रासाइक्लिन के अंदर जो ड्रग्स इंक्लूड है वो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीटेट्रासाइक्लिन, क्लोर टेट्रासाइक्लिन वगैरह होती हैं। और जबकि जो एमिडोकार्ब है उसमें एमिडोकार्ब डाइप्रोपायोनेट होता है। जो डोज रेट है टेट्रासाइक्लिन का उस ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का वो 20 मिलीग्राम पर केजी वंस इन अ वीक, और इसको हम लोगों ने IM लगाना है और आफ्टर 1 वीक हमने ये ट्रीटमेंट जो है वो रिपीट करनी है। इसमें दरअसल होता ये है कि जो एनिमल्स होते हैं वो कैरियर बन जाते हैं, उनकी जो रिकवरी तो हो जाती है, लेकिन जो है वो दूसरे एनिमल्स जो हेल्दी एनिमल्स होते हैं उनमें ये डिज़ीज़ की ट्रांसमिशन का सोर्स बनते हैं। तो जो यंग एनिमल्स होते हैं उनमें वो समवट रेजिस्टेंट एज़ कम्पेयर टू ओल्ड एनिमल्स। जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ डिज़ीज़ है वो इज़ सब क्लिनिकल इन एनिमल्स डेट आर बिलो 1 year of the age, moderately severe in animals that are greater than 1 year and less than 2 years of the age, and fatal in animals that are old। जो एमिडोकार्ब डाइप्रोपायोनेट का डोज रेट है वो है 3 मिलीग्राम पर केजी 1 टाइम हमने ये हम इनमें एडमिनिस्टर करनी है, और ये हम लोग सब कट भी दे सकते हैं और IM भी दे सकते हैं। अगर तो एक्यूट इन्फेक्शन है तो फिर हम लोग जो एमिडोकार्ब का डोज रेट होगा वो 5 मिलीग्राम पर केजी सब कट और IM देते हैं। अगर तो एनिमल जो कैरियर है, कैरियर इन्फेक्शन को हम लोग प्रिवेंट करने के लिए हम लोग जो एमिडोकार्ब की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो हम लोग रिपीट करते हैं आफ्टर 1 वीक। तो इससे ये होता है जो कैरियर एनिमल्स होते हैं उनमें भी इन्फेक्शन के चांसेस जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं कल एक नई डिज़ीज़ के साथ जो कि बेबीसियोसिस होगी। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं ये कंप्लीट वर्क मैनुअल को मेमोराइज़ कर लूँगा और फिर मैं अटैम्प्ट करने के लिए नेवले दुबई जाऊँगा इंशाल्लाह। एनाप्लाज्मोसिस की हम लोग प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के लिए वैक्सीन्स का भी यूज़ करते हैं, लेकिन वैक्सीन यूज़ करने का इशू ये होता है कि जो न्यूबॉर्न काफ्स होते हैं उनके अंदर जब वो क्लोस्ट्रम फीडिंग करते हैं तो इन क्लोस्ट्रम के अंदर जो एंटीबॉडीज़ बनी होती है ना वो भी काफ जो हैं वो सक करते हैं, और उसका रिज़ल्ट ये होता है कि जो न्यूनेट्स होते हैं वो भी एनीमिक हो जाते हैं। जो एंटीबॉडीज़ एनाप्लाज्मा के अगेंस्ट डैम के अंदर बनी होती हैं वो एंटीबॉडीज़ जो न्यूनेट होता है उसके अंदर अगेंस्ट RBC अफेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से RBC की डिस्ट्रक्शन होती है। और जो न्यूनेट होते हैं जब इनिशियली तो जब वो बर्न होते हैं तो वो हेल्दी होते हैं, लेकिन वो उन एंटीबॉडीज़ की वजह से एनीमिक हो जाते हैं और उनकी RBC की डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है।